पूजा की अर्जी दी थी, उस अर्जी को सुना जाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने करीब 2 घंटे तक जिला जज के सामने अपनी दलील रखी। जिरा सोमवार को भी जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट जज के सामने 2 घंटे की जिरा के बाद आगे की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुनवाई हो रही है। आज मुस्लिम पक्ष ने आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। अभी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जो वकील है वो अपना पक्ष रख रहे हैं और इसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो अपना पक्ष रखेगा 30 मई को। जब वो प्रतिवादी अपने पक्ष को मुस्लिम पक्ष पूरा कर लेगा तब हमारा समय आएगा, फिर हम अपने पक्ष को रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने जिरा की शुरुआत की। कोर्ट के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान 1991 एक्ट का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष ने याचिका खारिज करने की मांग की है, साथ ही शिवलिंग के दावे को ही गलत बताया। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का हवाला देते हुए दावे को ही गलत बताया। विरोधाभासी स्टेटमेंट पे इनको अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता। फला ला के मुताबिक इनका प्लेन जो है इसी आधार पर रिजेक्ट किए जाने होंगे, बकिया ला तो अलग बात है। पक्ष के जो वकील है उनका ये कहना था कि आप लोगों ने ये भी तर्क दिया कि वहाँ शिवलिंग नहीं है। नहीं, आज दूसरे पक्ष की तो अभी दूसरे पक्ष की तो बहस शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तर्क दिया कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं है। नहीं, ये नहीं दिया गया। ये दिया गया कि साहब जो शिवलिंग पुराना बता रहे हैं वो अपने जगह है। ये दूसरा प्लेंट में इनका कहना है कि साहब ये नया ओल्ड टेम्पल और न्यू टेम्पल की बात कर रहे हैं, इसलिए कहा गया कि साहब इनका कथन। जिला जज के कोर्ट रूम में कुल 32 लोगों को ही मौजूद रहने की इजाजत थी। सोमवार को फिर से दोपहर 2 बजे से बहस होगी। अभी सुनवाई जारी रहेगी और सुनवाई जारी रहने के बाद फिर यह तय होगा कि आखिर कोर्ट जब सुनवाई पूरी कर लेगी तब इस केस की मेंटल पर कोर्ट अपना आदेश दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। एसपी विधायक आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर बनी 2 इमारतों को प्रशासन ने सील कर दिया। आजम खां की यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की बैरिकेडिंग का काम चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 250 बीघे शत्रु संपत्ति को राजस्व विभाग की टीम ने कब्जे में लिया, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग भी शामिल है। जौहर विश्वविद्यालय में शत्रु संपत्ति की 4000 मीटर बाउंड्री नापी गई है। वहां तार से फेंसिंग हो रही है। राजस्व विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदने और पिलर लगाने का काम कर रही है। शत्रु संपत्ति के तारों से बाउंड्री बनाई गई है। आजमगढ़ के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक समेत 6 आरोपियों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। अपर नगर आयुक्त को धमकी देने के मामले में 4 भाइयों, दामाद और समधी के खिलाफ पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। मुख्य आरोपी सपा नेता यूसुफ मलिक जेल में बंद है, जबकि बाकी नामजद जमानत पर बाहर है। दरअसल आजम खां के करीबी पूर्व प्रदेश सचिव यूसुफ मलिक के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 26 मार्च 2022 को अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि राजस्व वसूली अभियान के तहत बकायेदारों से जुर्माना वसूला जा रहा था। कटघर थाना क्षेत्र में सपा नेता के समधी जमाल के आवास पर जुर्माना जमा न करने पर सील लगा दी गई थी, जिसके विरोध में यूसुफ मलिक कुछ साथियों के साथ नगर निगम के पीलीकोटी स्थित दफ्तर में पहुंचा। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को धमकी दी। रामपुर में आज एसपी विधायक आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। दोनों के खिलाफ कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाही होनी थी। आजम खान जेल से छूटने के बाद एक बार पेशी पर हाजिर हो चुके हैं। उनके साथ उनके बेटे भी हाजिर हुए थे। आजम पर 89 मुकदमे कई मामलों में दर्ज है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना और हनी वादी हैं। हनी ने साल 2019 में थानागंज में 2 जन्म प्रमाण पत्र होने की शिकायत करते हुए केस दर्ज करवाया था। इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। बड़ी खबर बस्ती से, बिजली विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड। अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई निलंबित। अवैध तरीके से विद्युत लाइन बिछाने का आरोप। प्रॉपर्टी डीलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप। हवेलिया खास गांव में बिछाई गई थी विद्युत लाइन। तो अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई निलंबित। अवैध तरीके से विद्युत लाइन बिछाने का आरोप। तो बिजली विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड। बड़ी खबर, प्रॉपर्टी डीलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप।
अवैध तरीके से विद्युत लाइन बिछाने का इन पर आरोप, कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए। ताजमहल में फिर से नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां पर ताजमहल मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी। सियासत से नेचारों को पुलिस के हवाले किया। इन पर्यटकों पर धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। ताजमहल अंदर जाने के बाद हमने मस्जिद देखा, ऐसा कुछ नोटिस नहीं था कि हम लोग वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। आगरा के ताजमहल परिसर की मस्जिद में बुधवार को नमाज पढ़ने वाले 4 टूरिस्ट गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें से 3 युवक हैदराबाद और एक आजमगढ़ का रहने वाला है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे और हम ताजमहल अंदर जाने के बाद हमने मस्जिद देखा, ऐसा कुछ नोटिस नहीं था कि हम लोग वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग और 2 लोग देखे जो नमाज पढ़ के निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे शायद पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने पढ़ा है और किसी ने हमें रोका भी नहीं था। ताज की शाही मस्जिद में बुधवार को ये 4 सैलानी नमाज अदा कर रहे थे। इन 4 लोगों को सीआईएसएफ के द्वारा थाना ताजगंज में सुपुर्द किया गया और सीआईएसएफ के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना ताजगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जानकारी के मुताबिक ताज परिसर में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जबकि वहां सिर्फ शुक्रवार को नमाज अदा करने की इजाजत है। विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, आगरा। राज्यसभा के लिए एसपी की तरफ से 2 नाम तय होने के बाद माना जा रहा था कि डिंपल यादव को तीसरी सीट पर राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन के साथी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के नाम पर मुहर लगाकर 2024 को साधने की कोशिश की है, जाटों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। जुलाई में खाली हो रही यूपी कोटे की राज्यसभा की 11 सीटों पर 10 के नतीजे तो साफ हैं, जिनमें 7 बीजेपी और 3 एसपी के खाते में आसानी से आनी है। एसपी ने इन 3 सीटों में से 2 का ऐलान पहले ही कर दिया था। एसपी के मुस्लिम चेहरे जावेद अली खान और जाने माने वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मन एसपी पहले ही बना चुकी है। तीसरी सीट पर उम्मीद की जा रही थी कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को राज्यसभा भेजना चाहेंगे, लेकिन गुरुवार को पार्टी ने साफ कर दिया कि आरएलडी अध्यक्ष और गठबंधन के साथी जयंत चौधरी ही तीसरे उम्मीदवार होंगे। मैं जयंत चौधरी जी को समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। जब एसपी ने राज्यसभा के लिए जावेद अली खान और कपिल सिब्बल का नाम फाइनल किया, तो उसके बाद से ही विधानसभा चुनाव में एसपी से गठबंधन करने वाली आरएलडी में खलबली मची हुई थी। अंदर खाने से बुगाहट चल रही थी कि एक बार फिर धोखा मिला है। आजम खान की नाराजगी के कारण पार्टी ने पहले ही मुस्लिमों का विश्वास खोया है और अब पार्टी किसी भी सूरत में जाटों का विश्वास नहीं खोना चाहती, क्योंकि 2024 में चुनाव में फिर जाटलैंड में वोट मांगने जाना होगा। लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए जयंत चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। ये समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी जी के पक्ष में कहा है कि वो राज्यसभा में जाएंगे। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में उतारेंगे, जो सीट उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस तरह आजमगढ़ की सीट भी परिवार के पास रह जाएगी और पार्टी को जाटों की नाराजगी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। बुधवार को सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक को लेकर दोनों ही नेताओं का बयान सामने आया है। आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं ने क्या कहा। देखिए, मैं तो भाई गरीब परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो भाषा है वह मेरा ही अपमान नहीं है, एक तरह से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अपमान है। पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, मजदूरों का, ऐसे तमाम सारे लोगों का अपमान करने का काम किया है और उसका जवाब जनता देगी। आपने उठाया था उसको लेकर केसों कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान, ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। ये कोई नहीं है। सवाल ये है कि अभी तक के इतिहास में किसी ने किया। हम अगर सरकार में आते हैं तो जनता हमें मौका देती है बजट करने का। हम आपका घर बेच करके नहीं, कल को आप पत्रकार साथी हो, मैं कहूँ कि आप अपना चैनल बेच करके ये कर दो, ये कोई बात हुई है आपको? तो आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और फिर
अगर आप जैसा बोगे वैसे काटोगे। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से बचा हड़कंप। अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुल्तानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिला अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब अचानक पहुंची डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है। लगातार ऐसे ही औचक निरीक्षण कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पहुंचते हैं, मरीजों से हालचाल लेते हैं, क्या कुछ कमियां हैं वो देखते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, चेतावनी देते हैं। तो ये तस्वीर अब सुल्तानपुर से निकलकर सामने आई है, जहां वो औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कानपुर जनपद मुख्यालय के हम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं और मुझे लगा कि यहाँ के जो मरीज हैं उनकी हम परेशानी समझें, अस्पताल में हमारे जो चिकित्सक हैं उनकी दिक्कतों को देखें और जो सुल्तानपुर नगर और जिले के लोग हैं उनको भी हम मिल करके उनकी बात समझें। तो हमें जो भी जानकारियां मिली उसको हम सुधार करने के लिए कह रहे हैं। आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटाने की मांग उन्होंने की। वो सदन में अपनी बात रखते हुए काफी भावुक हो गए। समाजवादी सरकार में हुए कसरवल कांड का मुद्दा उन्होंने उठाया। संजय निषाद ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को हटाने की मांग की। संजय निषाद ने सरकार से जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फर्जी मुकदमों में फंसाए गए निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुकदमों को हटाने की अपील की। न्याय होना चाहिए, माननीय जी इन जातियों के साथ तो मेरा फैसला वापस होना चाहिए। मेरे साथ तो जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथियों को फर्जी गिरफ्तार दिखाने बंद कर दिया। मैंने 156 दिन दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूं इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए। एक तरफ गोरखपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए मुश्किलों की वजह बन गई है। हड़ताल और प्रदर्शन करते स्ट्रीट वेंडर्स की क्या मांग है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गोरखपुर नगर निगम के बाहर लोगों का एक जमावड़ा है। 18,000 से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अपने परिवार का पेट पालने के लिए इनका इकलौता जरिया छिनता हुआ नजर आ रहा है। शहर में 7,500 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, केवल 553 दुकानें बनी हैं। अभी तक उनको व्यवस्थित भी नहीं किया गया है। 553 बना है, बाकी 7,500 में 7,000 व्यक्ति कहाँ दुकान लगाएंगे। सारे रोड से हटा दिए गए हैं। आज भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं, किसी का दुकान नहीं लग रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 से 1 लाख का लोन लेकर इन लोगों ने रोजगार की शुरुआत की। सड़क के किनारे अपने परिवार को पालने का इंतजाम इन लोगों ने किया, लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आए बाबुओं ने रेहड़ी पटरी लगाने वाली इन गरीब लोगों की रोजगार की उम्मीद को खत्म कर दिया। नौबत यह है कि अब ये लोग अपने परिवार को पालने के लिए नगर निगम के दर पर अपनी गुहार लेकर खड़े हैं। न हमारा लड़का है, न बे आदमी है, कोई नहीं है संसार में। अपना कमाता है, खाते हैं, कोई नहीं है। बेटी एक है, विधवा, वो भी लगाती है, उसको भी मार के हटाया जा रहा है। हम लोग अपना ठेला चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बताइए, सारी चरपहिये जब खड़ी होंगी तो ठेला हम लोग लगाएंगे कहाँ? चिन्हित किए, कहाँ हम लोग को जगह दिए हैं, कहाँ हम लोग लगाएं? नगर निगम के दर पर अपनी गुहार लगा रहे लोगों के साथ सांसद रवि किशन खड़े नजर आ रहे हैं, जिनका ये दावा है कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए दुकान का इंतजाम करने के बाद ही उनको हटाया जाएगा। देखिए, पूज्य महाराज जी ने बहुत क्लियर बात ये कह दी थी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो भी हटेंगे उनकी व्यवस्था हो, उनकी व्यवस्था डेफिनेटली करेंगे। महाराज जी कभी अन्याय नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कभी अन्याय नहीं करेगी, गरीबों पे कभी इसके पेट पर लात नहीं मारेगी। उसका उनकी व्यवस्था भी होगी। प्रशासन को महाराज जी ने वर्चुअल में 3 दिन पहले मीटिंग में क्लियर बात की थी। सांसद रवि किशन ने वादा तो किया है, लेकिन जमीन पर हकीकत यही है कि नगर निगम के पास इस वादे को पूरा करने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं। लगातार नगर निगम जो है, जो ऐसे लोग जो कि सड़कों को किनारे, एक तो उनसे ये कह दिया गया कि किसी भी कीमत पे आप सड़क पे अपना ठेला और ठेलिया नहीं खड़ा करेंगे। आपको अगर जाना तो अन्यत्र लगाएं, सर्विस लेन में लगाएं, साइड की लेन में लगाएं, लेकिन मेन रोड हमारी पूरी खाली होनी चाहिए।
वो कहते हैं अतिक्रमण शहर की सुंदरता पर दाग लगा रहा है, लेकिन इस दाग को मिटाने के लिए 18,000 से ज्यादा परिवारों के पेट पर लात पड़ रही है। अतिक्रमण का समर्थन तो कतई नहीं, लेकिन इन लोगों के परिवारों को पालने के लिए कोई इंतजाम तो हो। शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश में जुटे गोरखपुर के अधिकारी अब चौक चौराहों से सभी पटरी व्यवसायियों को हटा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में पटरी व्यवसायी अब सड़कों पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि इन्हें रोजी रोटी की जगह दिए बिना इनके रोजगार की जगह से हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। और अब जब तक अधिकारी इन्हें इनका हक नहीं देते, तब तक ये इसी तरह से सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर। यूपी में बुलडोजर लगातार एक्शन में। अवैध निर्माण पर आज भी कई जगहों पर बुलडोजर ने कहर बरपाया। आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां धूम मानिकपुर में 4 अवैध कॉलोनी पर अथॉरिटी का बुलडोजर जमकर चला। अथॉरिटी की जमीन पर कब्जा करके अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। प्राधिकरण ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त कराया। दूसरी तस्वीर उन्नाव की है, जहां दुकानदारों के अस्थायी अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजा। अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजते देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दुकानदारों का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते दुकानदार ज्यादा देर तक विरोध दर्ज नहीं करा सके। तीसरी तस्वीर जौनपुर की है। यहां बुलडोजर के जरिए स्कूल की करीब 1 बीघा जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया। गांव के एक भूमाफिया ने 3 कमरे और पशुशाला बनाकर कब्जा किया था। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के इस्माइला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। अमरोहा में माफिया और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में नजर आया। गांव कुनखेड़ा में अपराधी की संपत्ति कुर्की गई। आरोपी इंतजार पर 19 गंभीर अपराध में केस दर्ज है। ये सारे मामले गोकशी, माफिया, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट में दर्ज है। सीओ और तहसीलदार के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई। माफिया इंतजार के मकान को भारी फोर्स के बीच कुर करके सील किया गया। मकान की कीमत 8,51,000 बताई गई। इसको सील की गई प्रॉपर्टी को हटाएगा तो वो दोषी हो जाएगा। उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों की प्रशासन से झड़प हो गई। अतिक्रमण के विरोध में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम दातागंज ने लोगों को समझाकर शांत कराया। हलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में 3,42,000 के जेवर पर हाथ साफ कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े कार सवार युवक से हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाश लूट को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए। जेवर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये थाना क्षेत्र जेवर में लगभग 6 बजे एक लूट की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल हमारी पुलिस टीम जो है मौके पे पहुंच गई थी। इसमें सिकंदराबाद का एक पेंट व्यवसायी है, उसका जो कलेक्शन एजेंट है, और बाइक सवार 3 लोगों ने इसको इंटरसेप्ट किया, गाड़ी को रोकी और इससे इसके पास जो बैग था जिसमें लगभग 3,42,770 रुपए थे, उसको ये लोग लेकर के ये लोग फरार हो गए। मथुरा के दानघाटी मंदिर में घोटाले का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 6 वांछित आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने बताया कि गबन का मुख्य आरोपी 2 साल से जेल में है। एक तरफ पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, तो दूसरी तरफ कोर्ट का कहना है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में रुचि नहीं दिखा रही है। सीतापुर में थाने पर तहरीर लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुजुर्ग व्यक्ति थानाध्यक्ष के कमरे में ही बेसुध होकर गिरा मिला, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। परिजनों का कहना है कि थानाध्यक्ष ने बुजुर्ग को डरा धमकाकर केस दर्ज कराने का दबाव बना रहे थे, जिससे शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने गुस्सा जाहिर करते हुए हाईवे पर हंगामा काटा। जैतन प्रोग्राम में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति है, पक्ष यादव पक्ष है। सुनील यादव नाम के व्यक्ति गांव किसके करीब 25 साल, वो भी कभी जाकर शराब वहां पीते थे और उसी को लेकर इनमें आपस में कहा सुनी थी। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने 301 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। ओडिशा
से तस्करी कर गांजा लाया जा रहा था। दिल्ली एनसीआर में इस गांजे की सप्लाई होनी थी। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 300 किलो गांजा और एक कैंटर जिसमें कि वो गांजा लेकर आ रहे थे उसको बरामद किया है। उससे पूछताछ में उसने बताया कि ये गांजा ये लोग उड़ीसा से लाया करते थे और गाजियाबाद में अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। रायबरेली के मिल एरिया में क्लब की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जब खाद्य विभाग ने हुक्का बार के लाइसेंस की जांच की तो वो वैध नहीं पाया गया। अवैध हुक्का बार की शिकायत मिल रही थी, उसी दुकान पर छापेमारी की गई तो वहां पर अवैध रूप से संचालित हुक्का बार मिला है जिस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहां पर एक लाइसेंस था उनका प्रिपेयर्ड फूड के नाम पर, तो वो भी एक्सपायर हो चुका था। तो उसकी जांच के लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी आए और वो भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 10-12 लोग पकड़े गए हैं। और